नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएम न्यूज और मैं अभिजीत नंदी मजुमदार आपके साथ एक अहम मुद्दा को लेकर उपस्थित हुई है। वे हैं इसमें आप चर्चा करेंगे भारत नेपाल की संपर्क को लेकर, खासकर नेपाल जो माना जाता है कि भारत की एक अगला हिस्सा ही है नेपाल। भारत के ऐतिहासिक संपर्क है नेपाल के साथ, आना जाना है नेपाल के साथ, कभी अलग नहीं सोचा गया है। नेपाल अलग है भारत से, ये कभी सोचा ही नहीं गया है। उस नेपाल की सरकार ने जो जब कोरोना वायरस के समय एक मुद्दा उठाकर भारत के साथ झगड़ा की स्थिति बना दी, उस टाइम भारत में लोगों को लगा कि नेपाल क्यों ये सब कर रहे हैं। भारत में बसे नेपाली लोग जो यहां पर काम करते हैं वो काफी विरोध प्रदर्शन किया अपनी सरकार के ही खिलाफ, क्योंकि भारत और नेपाल जैसे मैंने पहले बताया कि अलग नहीं है, संस्कृति एक है, इंसान एक है। तो इस मुद्दे को लेकर उसके बाद जो हुई वो अलग स्थिति और राजनीति है, और राजनीति से लोग दूर रहना चाहते हैं, मगर नेपाल की राजनीति एक अलग चित्र है। राजनीति में केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री अचानक अपनी पार्टी में ही बागी लोग हैं उन्होंने उनके खिलाफ बगावत कर दिया है। नेपाल में प्रदर्शन शुरू हो गए केपी शर्मा ओली जी के खिलाफ, और साथ ही साथ जो हुआ अहम बैठक चल रही है। केपी शर्मा ओली किसी भी तरह नेपाल में अपनी सत्ता कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ नेपाल के जो विरोधी पक्ष है नेपाली कांग्रेस, और नेपाली कांग्रेस के साथ अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी केपी शर्मा ओली जी की पार्टी के ही लोग जो बगावत की है, उन्होंने भी केपी शर्मा ओली को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे हम। श्याम थापा हमारे साथ उपस्थित है सीधे काठमांडू से। श्याम जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, साथ ही साथ जर्नलिस्ट भी है, और इस मुद्दे पर उनकी जो बातचीत है वो बहुत खबर रखते हैं। इस मामले पर सभी से उनकी बातचीत होती रहती है। श्याम जी से पूरा मामले पर उनकी अब नेपाल में क्या चल रहे हैं सीधा काठमांडू से ही हम जानेंगे। नमस्कार श्याम जी, एएनएम न्यूज में आने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार अभिजीत जी, नमस्कार। श्याम जी ये बताइए अभी हाल क्या है, क्या हो रहा है? अभी नेपाल में राजनीति गर्मा गर्मी का माहौल है। कोरोना वायरस से जो लॉकडाउन चल रहा है अभी करीब 3 महीने से, उसके लिए भी हाल बहुत खराब है। वैसे तो कोरोना से पूरा विश्व भर के लोग परेशान हैं। उसके अतिरिक्त कोरोना के 3 महीने के माहौल में नेपाल के जो सत्ताधारी पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, उसमें भी बहुत बड़ी उतार चढ़ाव आने की संभावनाएं दिख रही हैं। उसके बीच में एक कोरोना के ही बीच में और लिपुलेख लिम्पुया धुरा काला पानी का जो मामला भी सामने आया है, पड़ोसी देश भारत से भी कुछ संबंध में ठंडापन दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह से नेपाल की राजनीति आगे बढ़ रही है। देखते हैं अब नेता जितने पॉलिटिशियन है सब छलफल में जुटे हुए हैं। आज ही नेपाल सबसे बड़ी पार्टी जो है सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, उसकी स्थायी कमेटी की बैठक चल रही है। ये स्थायी कमेटी की बैठक से कुछ नए निर्णय, कुछ नए निकास, कुछ रास्ता ढूंढने की कोशिश अभी हो रही है नेपाल की पॉलिटिक्स में। ये स्थायी कमेटी की बैठक की मांग के कारण भी क्या है कि जो नए नक्शे जारी हुए हैं नेपाल की तरफ से, उसके कारण से, और ये कोरोना वायरस में जो सरकार का आलोचना भी जो पार्टी के अंदर से जो हो रहा था, उसी मसले में छलफल करने के लिए स्थायी कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। ये 3 महीने पहले ही बुलाई गई थी, लेकिन देर से स्थायी कमेटी की बैठक अभी चल रही है। आज स्थायी कमेटी की बैठक आज तो स्थगित हो गई है, और संसद जो चल रही थी, संसद का बैठक भी स्थगित कर दिया गया है। नेपाल की राजनीति क्रिटिकल अवस्था से आगे बढ़ रही है। अभिजीत जी, श्याम जी ये जानना चाहेंगे, ऐसे तो बहुत सारे सवाल है, पर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अभी जो हालत है,
आपको क्या लगता है, लोगों से बातचीत का, लोग मतलब सांसदों से बातचीत करते हुए, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से बातचीत करते हुए, आपको क्या लगता है कि केपी शर्मा ओली जी टिक पाएंगे, या पुष्प कुमार या माधव नेपाल की एक संभावना है पार्टी की अगुवाई करने की? ये तो ऐसा है अभिजीत जी, अब ये जो केपी ओली के संदर्भ में जो हम अभी बात करेंगे, तो इसका थोड़ा हिस्ट्री अलग है। जब करीब 2/3 बहुमत की सरकार गठन करने का जनादेश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को मिला, करीब 2.5 साल पहले, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाए इस विषय में छलफल हुआ था। तो उस टाइम में क्या हुआ कि अलिखित एक सहमति हुई थी। ऐसा माधव नेपाल और प्रचंड का जो गठबंधन बना हुआ है, उस गठबंधन का दावा है कि एक ऐसी सहमति हुई थी केपी ओली के साथ में कि सरकार का नेतृत्व आधा आधा किया जाए। 2.5 साल प्रचंड करेंगे और 2.5 साल केपी ओली सरकार का नेतृत्व करेंगे। इस तरह का कुछ सहमति हुआ था। इस मसले को पकड़कर, इस सहमति के इस धारा को पकड़कर, अलिखित सहमति वैसे तो अलिखित थी, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, लेकिन प्रचंड ने केपी ओली के 2.5 साल पूरे होने के बाद में ये सवाल जगह जगह पर उठाते आ रहे हैं। और के जितने नजदीक के नेता हैं, उन्होंने भी पब्लिक फोरम में भी ये बात उठाते आए हैं कि अब 2.5 साल पूरे हो गए केपी ओली के, अब सरकार छोड़ो, अब हम नेतृत्व करेंगे, ऐसा उनका मांग था। लेकिन फिर बीच में क्या हुआ कि केपी ओली और प्रचंड के साथ में सहमति हुआ कि पार्टी का नेतृत्व जो था, वो ये प्रचंड अभी पार्टी में प्रचंड भी अध्यक्ष हैं और केपी ओली भी अध्यक्ष हैं, और केपी ओली और प्रचंड के बीच में बराबर के अध्यक्ष नहीं थे। तो उसमें एक सहमति फिर हुई, प्रचंड को कार्यकारी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड को बनाया जाए और केपी ओली के सरकार को 5 साल तक चलाने का, आसान से चलाने का दिया जाए, ऐसे किस्म का एक सहमति हुआ था। और इसी सहमति के अनुसार प्रचंड को कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिया गया। फिर उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष जो उन्हें मांगा था वो बना दिया गया। लेकिन फिर प्रधानमंत्री केपी ओली को सत्ता से हटाने के लिए ये लोगों ने अपना जो लॉबिंग वो अभी कर रहे हैं, उन्होंने वो सहमति को भी छोड़ दिया, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष वो बनी गए तो उनको अपना पार्टी का काम करना चाहिए था। सरकार को 5 साल तक केपी ओली का सरकार चलाने को उनका सुविधा जो दिया गया था वो देना चाहिए था। लेकिन ये सहमति को प्रचंड कर नहीं पाए। तो बीच में क्या हुआ कि सैम जी एक सवाल आता है जो अभी सुनने में आया है, बातचीत करने, सांसदों से बातचीत करते हुए जो सुनने में आया है कि प्रचंडा का कहना है कि सिटीजनशिप कानून पर प्रचंडा से कोई या प्रचंडा या माधव नेपाल या वामदेव गौतम जी जैसे आला सांसदों से बिना बातचीत करते हुए ओली जी ने ये पूरा जो एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट, सिटीजनशिप बिल ड्राफ्ट बनाया है, इन लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। ये कितना सही है? ये सांसदों ने बताया है, हालांकि वो सांसद वामदेव गौतम जी की करीब है या माधव नेपाल की गुट के है, मगर ये कह रहे हैं कि इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। सीधा बिना कॉन्फिडेंस के ओली जी अपने मनमानी से कुछ डिसीजन ले रहे हैं जो पार्टी के हित में नहीं जा रहा है। इस मामले ये कितना सच्चाई है? अब अभिजीत जी क्या है कि जो आपने जो सवाल अभी जो जिज्ञासा जो बताया वो ठीक है। इसमें अब नेपाल में जो प्राइम मिनिस्ट्री सिस्टम है वो उसको भी देखना चाहिए, हम लोग उसको भी देखना पड़ता है। प्राइम मिनिस्ट्री सिस्टम क्या है, नेपाल की संसदीय व्यवस्था क्या है, प्रधानमंत्री की हक अधिकार क्या बनते हैं, है ना। प्रधानमंत्री सरकार चलाएगा तो हर चीज उसको पार्टी में छलफल करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा व्यवस्था है यहाँ। लेकिन ये लोगों का कहना क्या है कि प्रचंड को और जितने भी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, जो पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका कहना क्या है कि केपी ओली अपने मनमानी ढंग से सरकार चला रहे हैं। उनको हर बात में, हर सब्जेक्ट में पार्टी के अंदर छलफल करके, पार्टी के अंदर निर्णय करके ले जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है, उसका उनका मांग है। इसी कारण से यहाँ कंट्राडिक्शन अभी बढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, इसमें हमारी बात
किसी कुछ नेपाली कांग्रेस सांसदों से भी हुई है, तो उनके बीच में एक छलबली आ गई है। उनका कहना है कि इस बीच में अगर पार्टी डिवाइड हो जाए, ये अब मसला उसी पर जा रहा है कि ये नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ओली एक गुट और पुष्प कुमार दाहाल प्रचंडा एक अलग गुट बना लेंगे और दोनों गुट अलग अलग हो जाएंगे। तो पार्टी अगर डिवाइड हो जाए तो नेपाली कांग्रेस भी उभर कर आगे आ सकता है और उसमें सत्ते पे कुछ इन गुटों के साथ जोड़कर कोaliशन बनाकर ये भी सत्ते आने के लिए सपना देख रहा है। तो ये कितना सच हो सकता है, आपको क्या लगता है? नहीं, ये असंभव तो नहीं है, असंभव तो नहीं है। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में फूट आ जाएगा तो फूट आ ही जाएगा, तो उसमें सरकार चलाने के लिए कोलिशन गवर्नमेंट का भी विकल्प है। उसमें ये हो सकता है, इसमें कोई असंभव तो नहीं है, क्योंकि अब 2/3 करीब 2/3 के नजदीक का सरकार है। और इससे पहले भी कई ऐसे गठबंधन हुए हैं, नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, माओवादियों ने भी कांग्रेस के साथ में मिलकर, मधेशवादी पार्टियों के साथ में मिलकर सरकार चलाया है। ये कई बार ऐसा हुआ है और ये ऐसा होगा, तो इसमें आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। ये हो सकती है, इसमें ये उतना जटिल नहीं है। बात है। अच्छा, एक सवाल इधर पे आता है कि मधेसियों के रोल क्या क्या लगता है? अभी राजेंद्र महतो और बाकी जो लोग हैं, जो मधेसी नेता हुआ है, तो ये इनके साथ है। अब ये जितने पार्टी है, ये सब पार्टी मिलकर एक नई पार्टी बना है, एक नेपाल का थर्ड पार्टी बना है, बड़ाई पार्टी बना है बनाने। इनके आंतरिक जो अपने काम है, वो आंतरिक काम में अभी लगे हुए हैं। इनको सरकार से उतना दिलचस्पी नहीं है सरकार से, कि इनको नई पार्टी है, ये पार्टी अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, उसके संगठन सुदृढ़ करने के में ही ये लोग जुटे हुए हैं। अभी उनका अपना कुछ पार्टी एकता का, मगर अगर नौबत ये आ जाए कि सरकार अगर बनाने के लिए छोटी छोटी पार्टियों की दरकार पड़े, एक आध सांसदों की दरकार पड़े, बहुमत मिलने के लिए 2-4 सांसद की दरकार पड़े, तो इन लोग का तो हावी हो जाएंगे। इन लोग का भी तो सबसे इम्पोर्टेंट मसला आ जाएगा। इन्हीं को तो सब इन्हीं के पीछे लगे रहेंगे। अब राजेंद्र महतो का जो पार्टी है, इस टाइप का जो मधेसियों का पार्टी है, अभी जो स्थिति है, ये किन साथ जुड़े हुए हैं? कम्युनिस्ट के साथ है या कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस के साथ? ये लोग मुद्दे देखेंगे, मुद्दे क्या होती है, मुद्दे के अनुसार ही सहकार्य करेंगे। मुद्दे के अनुसार सहकार, इनकी भी मांग है, मधेशवादी पार्टियों की भी मांग है। वो मांग को जो पार्टी संबोधन करेगी, मानेगी, उसी के साथ में ये लोग रहेंगे। ऐसा ये लोग का ऐसा चलता आ ही रहा है, ऐसा चलता पहले से। बिल्कुल। तो और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे श्याम जी कि इसमें जो नेपाल और भारत के संबंध का ऐतिहासिक संबंध रहा है, और हाल में एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि नेपाल कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली की अगुवाई की सरकार में नेपाल कहीं ना कहीं चीन की तरफ जा रहे हैं, चाइना के पास जा रहे हैं। और इसे नेपाल के बहुत भारी संख्या में लोग जो बसे हुए, जो आए हुए हैं भारत में, काम करते हैं यहाँ पर, भारी संख्या में लोग, हमने लोगों से बात किया, जो काम करते हैं सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और पश्चिम बंगाल में बहुत जगह पर काम करते हैं। तो इन लोगों के बीच में ये है कि ऐतिहासिक संबंध भारत के साथ है, तो क्यों चीन की तरफ जा रहे हैं? तो इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है, क्या ये है? अब इसके ऐतिहासिक तथ्य को भी हम लोगों ने इसको एनालिसिस करने की जरूरत है। इसमें नेपाल के भारत के साथ में सदियों का संबंध, ये आज का संबंध नहीं है, ये परापूर्व काल का संबंध है। धार्मिक, सांस्कृतिक संबंध बहुत मजबूत संबंध है। जितने देवी देवताएं हैं, वही देवी देवताएं नेपाली का और भारत का एक ही है। रीति रिवाज, रहन सहन, रोटी बेटी का संबंध, रोजगारी का संबंध, ये बहुत पुराने संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है। इस संबंध के ऊपर में जितने चर्चा करें वो भी कम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और प्रश्न और सवाल क्या है कि नेपाल अभी चाइना के तरफ क्यों जा रहा है? ये सवाल इंडिया के मीडिया में भी बहुत आ रहा है। 2-3 महीने से
पूरे इंडिया के मीडिया जो हैं, इस सब मीडिया में चाइना की ओर नेपाल जा रहा है, इंडिया का साथ छोड़ रहा है, ऐसा आ रहा है। लोगों का भी कहना है, बहुत बड़े बड़े विश्लेषकों का भी राय ऐसा ही आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि अब चाइना को भी हम लोग देखना चाहिए। चाइना 20 साल पहले चाइना का अवस्था क्या था, चीन का अवस्था, और 20 साल के इधर चाइना का अवस्था क्या हुआ। चाइना अभी क्या है कि विश्व परिवेश में वो संसार से जुड़ना चाहता है। 20 साल पहले उसके अपने आंतरिक समस्याएं थी, वो अंदर ही अंदर कुछ कर रहा था, अभी वो संसार से जुड़ना चाहता है। इसी संदर्भ में सैम जी आज के तारीख में अगर चाइना का आप देखें तो चाइना आज भारत के साथ झगड़ा का मोड़ लिया है, चाइना आज अमेरिका का साथ झगड़ा मोड़ लिया है, चाइना आज यूरोप के साथ झगड़ा मोड़ लिया है, कनाडा के साथ झगड़ा मोड़ लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ झगड़ा मोड़ लिया, जापान के साथ झगड़ा मोड़ लिया। तो चारों तरफ अगर देखा जाए तो जो एक देश को अगर देखे तरीके से तो सभी देश का यही है कि उनके साथ अगर किसी की क्या कॉमन थ्रेट क्या है, कॉमन ये क्या है कि हम चाइना के खिलाफ है। तो इस मामले पर अब माहौल जब ऐसा है कि पूरा विश्व में जो देश आप देखें वही चाइना के खिलाफ है, तो एक रशिया छोड़कर, तो ये देखकर नेपाल एक कोरोना वायरस के समय में, किसी एक संकट के समय में अचानक इस तरह का एक कदम उठा लिया। हमने जितने भारत को छोड़िए, हमने जितने नेपाली है किसी भी इस मामले से सहमत नहीं है। हो सकता है आपके जो जगह को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, कोरोना वायरस की मुद्दा चले जाए, विश्व में इसका संकट चले जाए, उसके बातचीत से ये सब इस मसले का हल हो सकता है, बातचीत से हर मसले का हल हो सकता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये एक टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग गलत था। अब मैंने आपको कहा कि देखिए चाइना संसार के हर एक देश से जुड़ना चाहता है, इसी तरह से वो नेपाल से भी संबंध बनाना चाहता है, बना रहा है। जैसे पाकिस्तान से चाइना जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान में चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, काराकोरम हाईवे से लेकर ग्वादर बंदरगाह तक। श्रीलंका का वैसा ही है, और अफ्रीकन कंट्री में भी चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यूरोप चाइना का इन्वेस्टमेंट वो बढ़ा रहा है। चाइना एक महाशक्ति बनने की तैयारी के साथ आगे आ रहा है। उस कारण से नेपाल चाइना के ओर गया नहीं है कि चाइना नेपाल से संबंध बनाना चाहता है, हर छोटे मोटे देश से, बड़े देश से संबंध बनाना चाहता है, वो उसका रणनीति है, वो उस जगह पर वो ठीक है। लेकिन इंडिया से नेपाल के जो संबंध हैं वो संबंध कमजोर पड़ते जा रहे हैं, ऐसे नेपालियों का अनुभव है, ऐसा फीलिंग है कि इंडिया और नेपाल का संबंध कमजोर पड़ता जा रहा है। एक कमजोरी का फायदा तो पास पड़ोस वाले और अन्य देश तो जरूर उठाएंगे। देखिए ये इंडियन जो पॉलिटिशियन है, इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन लॉबी है, ये उनको समझनी चाहिए कि नेपाल के साथ में क्यों संबंध कमजोर पड़ रहा है, कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं, इस कमजोरियां से सुधारा जाए, डायलॉग से सुधारा जाए, छलफल वार्ता करके सुधारा जाए, बहस करके सुधारा जाए, है ना? एक ही हल हो सकता है ना। जैसे लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी का जो मसला आया, उसके बाद में संबंध और बिगड़ गए। 5 साल पहले जो नेपाल में महाभूकंप आया था, उस बाद अघोषित नाकाबंदी लगाया गया। उसी दिन से, उसी घटना से नेपाली नागरिकों जो है उनको एंटी इंडियन का जो एक सोच जो है वो आता दिखाई दे रहा है। इसको समाप्त करने के लिए, इसको समाधान करने के लिए इंडिया से भी कुछ कोशिशें होने चाहिए, प्रयास होने चाहिए। वो मुझे लगता है कि ऐसा कोशिशें अभी हो नहीं रहे हैं। नहीं तो सैम जी इसमें जितने हम लोगों ने सुना है, जितने भारत सरकार ने ऐलान किया है कि पशुपतिनाथ मंदिर के लिए संस्कार भारत सरकार ने करेगी, साथ ही साथ भारत सरकार का बहुत सारा प्रोजेक्ट नेपाल के साथ चल रहा है। भारत सरकार बहुत सारा ट्रेड एंड कॉमर्स नेपाल के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अनाउंसमेंट बड़े में अनाउंसमेंट किया है। खासकर राजनाथ सिंह, भारत की डिफेंस मिनिस्टर, ने ये बताया कि ऐतिहासिक संबंध है नेपाल के साथ। तो मेरा सवाल वो नहीं है, मेरे तो सब जो ये जो संबंध है, हो सकता है नेपाल में किसी बात को लेकर नेपाल
सरकार या नेपाल लोगों की कुछ बीच में कुछ फीलिंग हो तो वो भी बातचीत के दौरान ये मसला सुलझा सकता है। मगर मेरा सवाल ये है कि जो टाइमिंग जो है, मैं ये जो आपका जो 3 डिस्प्यूटेड एरिया है, जो जिसको लेकर डिस्प्यूट अचानक से डिस्प्यूट हो गया, आगे आगे उभर कर सामने आया है, वो तो पैदा तो 2 दिन पहले नहीं हुआ है। उसका ये चीज तो चलता आ रहा है पिछले 10 साल से। तो अचानक जब कोरोना वायरस और चीन और भारत के बीच में एक संघर्ष के बीच में, और ये कोरोना वायरस जैसे संकट के बीच में अचानक नेपाल की ओली सरकार ने अचानक ये मुद्दा कैसे उठा लिया? ये तो हो सकता था 2 दिन रुक भी जा सकते थे, 2 दिन के बाद भी उठा सकते थे, 2 दिन पहले भी उठा सकते थे। मेरा सवाल ये है, जैसे ये मेरा सवाल भी नहीं है, ये मेरा सवाल जैसे आपको मैं कर रहा हूं, जैसे आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप वहां से बातचीत करते हैं सभी लोगों से, हमने बातचीत किया यहाँ पे जितने सारे नेपाली भाई हैं जो काम करते हैं यहाँ पर, उन लोगों से, उन लोग का भी यही कहना है कि 2 दिन पहले बातचीत के दौरान व्यक्तिगत संपर्क है। जैसे ओली साहब ने बताया कि हमारे साथ मोदी जी का एक व्यक्तिगत संपर्क है, बात का व्यक्तिगत संपर्क है। मोदी जी जब नेपाल गए थे तो पूरा नेपाल मोदी जी को देखने के लिए आ गए। तो ये एक जो व्यक्तिगत संपर्क है, ऐतिहासिक संपर्क है, उसको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये समय, थोड़ा टाइमिंग थोड़ा बैड था, थोड़ा सा बाद में जाकर अनौपचारिक रूप पर बातचीत हो सकती थी। नेपाल का एम्बेसडर है दिल्ली में, वो भी बात कर सकते थे और जाके आगे जाके मसला हो सकता था। खैर थी जो हुआ, तो उसमें आगे जाकर हम यही आशा करते हैं कि नेपाल और भारत के संबंध में कोई चीर कभी ना आएगा। नहीं तो श्याम जी और अभिजीत जी यहाँ बैठ के इतना हंसी खुशी बात भी नहीं बोल सकते हैं। आराम से हम लोग काठमांडू, हम लोग का बल्कि पूरा भारत का सबसे पसंदीदा जगह है, हम लोग सब जाते हैं काठमांडू, आप भी सब आते हैं दिल्ली और भारत की सैर करते हैं। इसमें आना जाना तो भाईचारा तो लगा ही रहेगा, है ना श्याम जी? जी सर। तो और ये जो आपने कहा, आपने मैं समझता हूं कि जो ये जो नक्शे की मामले की बात करने चाहिए आपने, जो कोरोना वायरस पूरे विश्व अभी संकट में है, इस वक्त में नेपाल ने एक विवाद सृजना करने वाली नक्शे क्यों जारी की, ये सवाल है आपका शायद। हाँ अभिजीत जी, है ना? इसमें ऐसा है, देखिए ये ऐसा है, ये आज की बात नहीं है। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइना गए थे, और चाइना के साथ में एक सहमति हुई है, एक समझौता हुआ है। लिपुलेख, कालापानी, लिम्पुयाधुरा जो है, ये त्रिदेशीय एक जगह है, 3 देश की सीमाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। और ये क्या है कि इसमें क्या समझौता हुआ था कि चाइना के साथ में इसको व्यापारिक मार्ग के रूप में विकास किया जाएगा। चाइना और इंडिया मिलके इस जगह में व्यापारिक मार्ग के रूप में इसको विकास किया जाएगा। इसका नेपाल ने ऑब्जेक्शन किया। ये सवाल है 5 साल पहले की, 5 साल पहले से ये चर्चा में आ रही है। विभिन्न तरीके से विभिन्न प्लेटफॉर्म में ये चर्चा हो रही थी कि लिपुलेख, लिम्पुयाधुरा और कालापानी नेपाल का है, और इसमें चाइना और इंडिया का जो समझौता हुआ था, इस बात उसी वक्त हल चाहिए था। इस बात को उसी वक्त इंडिया और नेपाल के जितने कूटनीतिज्ञ हैं, वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक, उस वक्त इसका सॉल्यूशन निकालना, बातचीत कर लेना, मत जो भी है उसको टालता गया, दोनों तरफ से टालता गया, किसी भी कारण टालता गया है। मेरा सवाल यही था कि मेरा कहने का मतलब यही था कि जो 2015 से टालता आया है अभी तक, वो और 2 महीने भी टाल सकता था। जब संकट की घड़ी जो है, कोरोना वायरस जैसा संकट कभी श्याम जी आपने देखा है? हमने तो अपना जिंदगी में कभी इस तरह का संकट नहीं देखा है, कोरोना वायरस जैसा। तो और अभी जो है, सिर्फ भारत नहीं, सारा विश्व इस पर जूझ रहे हैं। अमेरिका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन अपने आप को
हैं कि अमेरिका नंबर 1 पे है, वो काबू नहीं कर पा रहा है, कभी नहीं काबू नहीं कर पा रहे हम लोग। तो इसी को थोड़ा सा और संकट की घड़ी को थोड़ा जाने देते और उसके बाद फिर दोबारा बातचीत होते, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। खैर जो भी है हम लोग, मैं ये आशा करता हूँ तो आने वाले दिन में इसमें क्या है कि दिक्कत की बात कोई नहीं है, और नेपाल और भारत के संबंध अभी थोड़ा कमजोर जो दिखाई पड़ रहा है, ये पहली बार नहीं है। इससे भी अब देखिए पास पड़ोस में रहेंगे तो झगड़े वगड़े तो होते रहेंगे ना। पास पड़ोस में रहेंगे झगड़े होंगे। अब एक ही पलंग में सोएंगे तो पैर वैर लगे रहेंगे। एकदम बिल्कुल आपको होगा इस चीज को इस मसले को भी ध्यान में रखते हुए नेपाल और भारत की उच्च स्तरीय छलफल और संबंध सुमधुर कैसा किया जा सकता है, उस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। और नक्शे के मामला जो है वो नक्शे जारी होने के बाद में जो समस्याएं पैदा हुआ है, उससे वार्ता से, छलफल से, बातचीत के इसको हल किया जा सकता है। इस तरफ भी सोचना चाहिए, है कि नहीं। और नेपाल ने तो कहा ही है, नेपाल ने तो बातचीत के लिए वेलकम किया है ना। बातचीत करते हैं, कैसे संबंध सुमधुर किया जाए, कैसे संबंध सुधारा जाए, है कि नहीं। और नेपाल और भारत के जो संबंध है वो बिगड़ते बनते ही आ रहा है। इतिहास यही कहती है, इतिहास के पन्ने आप पलटा के देखते हैं तो संबंध बनते बिगड़ते, जिसके साथ में दोस्ती होता है झगड़े भी उसी से तो होता है ना। बिल्कुल नहीं, दोस्ती झगड़ा वैसे चलेगा, कोई चीज नहीं आ पाएगा भारत नेपाल के संपर्क में, ये आप लोग एकदम ये इसमें कोई सवाल ही नहीं होता है। और मगर इसमें अब जो है, जो राजनीति है, वो राजनीति अपनी जगह पर रहेंगे। आप देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिन में क्या होता है। हमको बताया गया है कि शनिवार के दिन बहुत क्रूशल है, बहुत अहम है, और शनिवार को ये तस्वीर और साफ होगा कि आने वाले दिन में नेपाल में किसकी सत्ता रहेगी। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने रहेंगे, या पुष्प कुमार दाहाल आएंगे, या कोई मिली जुली सरकार, नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में कोई मिली जुली सरकार आते हैं। तो धन्यवाद श्याम जी हमसे बात करने के लिए। आपसे लगातार बात करते रहेंगे, आने वाले दिनों में भी बात करते रहेंगे, खासकर राजनीति अब नेपाल की पूरा जितना गहमा गहमी शुरू होगी राजनीति में, नेपाल की राजनीति में, और हम लोग बात करके आगे आने वाले दिन में इस मामले पर और अपडेट लेते रहेंगे आपसे। धन्यवाद, नमस्कार श्याम जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप देखते रहिए ANM न्यूज, और हम लोग लगातार इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।